हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग अब पक्षपात के प्रकार पढ़ेंगे, मतलब बायस कितने टाइप के होते हैं। तो पक्षपात जो है, जाते जाते मैंने आप लोगों को बोला था कि आर्थिक, व्यक्तिगत और वस्तुनिष्ठ संबंधी होते हैं, यानी विषय वस्तु संबंधी होते हैं। तो ये तीनों हम लोग एक एक करके समझेंगे, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ मैं बताने वाली हूँ आर्थिक पक्षपात यानी इकोनॉमिक बायस, ये क्या होता है। और इसके साथ साथ कुछ इसके रेलिवेंट केस लॉस भी हैं, वो भी पढ़ने बहुत जरूरी हैं, तो हम लोग वो समझेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं कि आर्थिक पक्षपात क्या होता है। तो ये जो इकोनॉमिक्स बायस वाली सिचुएशन होती है ये उस स्थिति में पैदा होती है, उस सिचुएशन में आती है कि जो मुकदमा देखने वाला जो न्यायाधीश होता है, उस मुकदमे से उसका कोई आर्थिक और वित्तीय हित जुड़ा होता है। यानी कुछ इकोनॉमिक या कुछ इनकम या कुछ अर्निंग जो है उन जस्टिस की, जो उस मामले को देख रहे होते हैं, या कोई भी व्यक्ति किसी मामले से जब संबंधित होता है और उसकी जो इकोनॉमिकली वो उससे बंधा हुआ होता है या उसका उसमें कुछ इकोनॉमिकली इंटरेस्ट छुपा होता है, तो उस सिचुएशन में जो है आर्थिक पक्षपात पैदा होता है। अब किसी मामले का फैसला करते समय न्यायाधीश का उस मामले में कोई निजी हित होना या उसका वित्तीय हित होना या उसका आर्थिक हित होना, ये कभी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के हित किसी भी न्यायाधीश के किसी मामले में होते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो न्यायाधीश वहां पे आर्थिक पक्षपात कर रहे हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी विवादित मामले की जो विषय वस्तु होती है, जिस मैटर को वो देख रहे होते हैं, उसमें कोई वित्तीय हित यानी फाइनेंशियली उनका कोई इंटरेस्ट उससे उस मुकदमे से जुड़ा होता है, और उसमें मामले में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति होता है जो इस तरह के इकोनॉमिकली उस मैटर से बायस रहता है, वो न्यायाधीश हो ही नहीं सकता। यानी कि वो उस मामले में न्यायाधीश बनने के योग्य ही नहीं होता है। तो कोई भी व्यक्ति पहले तो अपने मामले में न्यायाधीश जो नहीं हो सकता है, वो बात यहीं से जुड़ती है कि अगर किसी भी न्यायाधीश का किसी मामले में कोई आर्थिक हित छुपा होता है, फाइनेंशियली उनको इंटरेस्ट होता है उस चीज में, वित्तीय हित होता है, तो वो उस मामले को देखने के योग्य काबिल नहीं रह जाते। यानी उस मामले को देखने का हक नेचुरल जस्टिस के रूल के अकॉर्डिंग उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके साथ में जो सबसे पहला केस मैंने लिया है, डैम्स वर्सेस डीजे कैनाल, 1852 का केस है, काफी पुराना केस है। इसका फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इस मुकदमे में एक कंपनी रहती है और एक कंपनी ने जो एक जमीन के मालिक पर क्या होता है, मुकदमा कर दिया होता है। और इस मामले को जो चांसलर यानी कि लॉर्ड, मतलब पुराने टाइम पे लंदन में, ब्रिटेन में जस्टिस को तो लॉर्ड चांसलर भी ही कहते थे। तो जो चांसलर यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं और जिस कंपनी का मामला वो देख रहे होते हैं, उस कंपनी में उनके कुछ शेयर होते हैं, उसके बावजूद भी वो सुनवाई कर रहे होते हैं। और होता ये है कि वो उस फैसले में बायस हो जाते हैं। अब जब उस कंपनी में उन जस्टिस का यानी कि उन लॉर्ड का या फिर उस न्यायाधीश का शेयर है, तो जाहिर सी बात है वो उस कंपनी के हक में ये फैसला देंगे। अब जब ये फैसला हो जाता है तो उसके फैसले के खिलाफ में अपील हो जाती है। अब अपील जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाती है तो वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स फैसला देता है कि ये जो जजमेंट आया है डैम्स वर्सेस डीजे कैनाल का, ये जो है बायस्ड है और इकोनॉमिकली बायस्ड है। और यहाँ पर जो न्यायाधीश ने जो निर्णय दिया है ये बिल्कुल गलत है, मान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल जस्टिस के रूल का साफ साफ वायलेशन हुआ है। दूसरा केस आता है आर वर्सेस हेंडन, रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एक्स पार्टी चार्ली। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। 1933 का केस है ये। इसमें क्या हुआ था कि योजना आयोग जो था, वो उसका एक सदस्य जो था, योजना आयोग में एक काम करता था एक व्यक्ति, जो कि योजना आयोग का तो सदस्य था ही, लेकिन साइड से वो अपना रियल एस्टेट का बिजनेस भी करता था। और जिस कंपनी के साथ में उसका रियल एस्टेट का बिजनेस था, उसका वो एजेंट भी था। अब योजना आयोग ने फैसला किया कि वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को कुछ बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देगी। तो यहाँ पर जो योजना आयोग का सदस्य था, जो कि उस रियल एजेंट कंपनी का भी एजेंट था, इसने क्या किया, अपनी कंपनी को ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो है दिलवा दिया। और जब ये बात आगे गई
तो पता चला कि क्योंकि योजना आयोग का जो सदस्य था वो रियल एस्टेट एजेंट भी था, तो क्यों इसीलिए ना उसने उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, क्योंकि उसमें उसका आर्थिक हित छुपा हुआ था। तो यहाँ पे उसका ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना ये बिल्कुल गलत था, इकोनॉमिकली बायस था, वो ऐसा नहीं कर सकता था और वो अपने ही मामले में फैसला देने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर ये फैसला यहाँ पर गलत पाया गया। आप देख लीजिए, सेकंड वाला केस है। चलते हैं थर्ड नंबर के केस पे। नेक्स्ट केस है, आपको दिखाई दे रहा है थर्ड नंबर पे, विशाखापट्टनम कोऑपरेटिव मोटर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस जी बांगर राजू AIR 1953। इस मुकदमे में क्या था कि एक जिला कलेक्टर थे और जिला कलेक्टर होने की वजह से उन्हें जो है क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का अध्यक्ष भी बनाया गया और उनके पास में सहकारी समिति की तरफ से मोटर ट्रांसपोर्ट के परमिट के लिए रिक्वायरमेंट आई कि उन्हें वो परमिट दे दी जाए मोटर ट्रांसपोर्ट की सहकारी समिति को। और हुआ क्या, ये जो जिला कलेक्टर थे ये जो है सहकारी समिति के भी अध्यक्ष थे। तो जब ये सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं ही और इनके पास, और दूसरा कि कलेक्टर भी थे, इनके पास परमिशन के लिए आया, तो ये परमिट क्यों न देते, क्योंकि सहकारी समिति के भी ये सदस्य अध्यक्ष थे, तो इनका हित वहां पे जुड़ा हुआ था। और कौन सा हित जुड़ा हुआ था, क्योंकि हम लोग अभी आर्थिक पक्षपात की बात कर रहे हैं, तो आर्थिक यानी कि फाइनेंशियली ये यहाँ से कनेक्टेड थे। तो इन्होंने परमिट दे दी सहकारी समिति को मोटर ट्रांसपोर्ट की। अब बाद में जब इन पर कार्यवाही की गई तो इनका जो ये ऑर्डर था ये पक्षपात के आधार पर रद्द कर दिया गया, क्योंकि ये ऐसा नहीं कर सकते थे। तो कोई भी अधिकारी, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, उनके पास ये पावर कतई ही नहीं होता कि वो जिस मामले से आर्थिक रूप से फाइनेंशियली जुड़े होते हैं उस मामले को में वो कोई भी जजमेंट या कोई भी ऑर्डर वगैरह या फिर वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का जो रूल है वो ये परमिट नहीं देता है। इसके बाद आता है जीजी भोई वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 455। इसमें भी कुछ मिलता जुलता ही केस था। इस मुकदमे में ये हुआ कि अदालत की जो एक खंडपीठ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है, वो एक मामले को देख रही थी। और मामला क्या था, सहकारी समिति की ने ही केस किया था किसी जमीन को लेकर के, यानी सहकारी समिति किसी जमीन पर दावा कर रही थी और कोई व्यक्ति जो है उस पर अपना दावा कर रहे थे, कुछ व्यक्ति। तो वो भूमि जो है एक विवादित भूमि थी और ये जो खंडपीठ में जो न्यायाधीश बैठे हुए थे, इनमें से जो एक न्यायाधीश थे वो सहकारी समिति से भी जुड़े हुए थे, यानी कि वो सहकारी समिति के सदस्य भी थे। तो अगर वो सहकारी समिति के यहाँ सदस्य थे तो जाहिर सी बात है कि वो सहकारी समिति के पक्ष में ही फैसला देंगे। वो बिल्कुल यही फैसला देंगे कि ये जमीन जो है सहकारी समिति की है, क्योंकि उनका आर्थिक हित यहाँ पे जुड़ा हुआ था। जब ये बात सामने आई, यानी खंडपीठ को ये पता चला, न्यायिक खंडपीठ को, कि यहाँ पे जो इनमें जो न्यायाधीश में से एक सदस्य हैं वो सहकारी समिति के भी अध्यक्ष हैं जो मामले को देख रहे हैं, ये जैसे ही जानकारी आई खंडपीठ वापस से बनाई गई, मतलब फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच फ्रेश बनी और उनको वहां से उस बेंच से हटा दिया गया। तो यही था आर्थिक पक्षपात। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगी, आर्थिक पक्षपात वैसा पक्षपात होता है जिसमें कोई न्यायाधीश जो किसी मामले को देख रहे होते हैं वो आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से उससे जुड़े होते हैं और इस रूप से जुड़े होने के बाद भी अगर वो कोई निर्णय देते हैं तो वो यहाँ पर गलत होता है, नैसर्गिक न्याय के नियमों के विरुद्ध होता है, नेचुरल जस्टिस के वॉयलेशन में होता है और वो कभी भी मान्य नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और बिल्कुल समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप एक लाइक कर दें और नहीं समझ में आया है तो आप अनलाइक कर दें। और अभी तक आपने मेरे बाकी के नेचुरल जस्टिस के वीडियो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि बिहार जुडिशरी की वैकेंसी के पहले आपको ये कंप्लीट कर लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 20 मार्क्स का ये पेपर है प्री में और आपका ये बहुत अच्छा क्वालिफाइंग पेपर साबित हो सकता है अगर आपकी इस पर पकड़ बन जाती है तो।
अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और बाकी के आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो कि स्टूडेंट हैं, लॉ फैकल्टीज हैं, तैयारी करते हैं या फिर कॉलेज में एडमिशन लिया और उन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उन्हें समझ में नहीं आता है, तो आप वहां भी ये मेरा वीडियो की लिंक जरूर उनसे शेयर करें। और भी आपकी लॉ से रिलेटेड या इस पॉइंट से रिलेटेड या आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बता सकते हैं। इसके बाद जो बाकी के जो 2 और पक्षपात हैं वो धीरे धीरे एक ही क्लास में करके समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए। गुड नाइट।